हम्म। तो आज हम महात्मा गांधी की सोच और आज़ादी की लड़ाई में उनके तरीकों की गहराई में उतरने वाले हैं। जी, और ये एक ऐसा विषय जिस पर जितनी बात की जाए कम है। हाँ, हमारे पास कुछ लेख और शोध हैं जो उनके राजनीतिक आंदोलनों, सामाजिक सुधारों और सबसे जरूरी उनकी सोच के पीछे की जो रणनीति थी उस पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि चरखे जैसी एक साधारण सी चीज हाँ। और अहिंसा जैसा विचार दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ इतने ताकतवर हथियार कैसे बन गए। और ये भी कि उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालने की नहीं थी, वो भारत को अंदर से बदलना चाहते थे। तो चलिए इस सोच की परतें खोलना शुरू करते हैं। गांधी जी का एक मुख्य विचार था रचनात्मक कार्यक्रम। जब हम गांधी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दांडी मार्च या धरने आते हैं। सही। ये रचनात्मक कार्यक्रम उन सब से काफी अलग लगता है। मुझे ये थोड़ा दिलचस्प लगता है। क्या उस समय के दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं को ये नहीं लगता था कि ये असली राजनीतिक लड़ाई से ध्यान भटका रहा है? ये सवाल बहुत वाजिब है और उस समय कई लोगों के मन में था भी। लेकिन गांधी की नजर में ये ध्यान भटकाना नहीं, बल्कि लड़ाई की तैयारी थी। तैयारी। हाँ, इसे उनकी अप्रत्यक्ष राजनीति कह सकते हैं। उनका मानना था कि राजनीतिक आजादी का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक समाज अंदर से कमजोर और बटा हुआ हो। अच्छा। प्रश्नात्मक कार्यक्रम उस नींव को बनाने का काम था। इसमें गांव की सफाई, खादी को अपनाना, हिंदू मुस्लिम एकता और सबसे बढ़कर अस्पृश्यता को जड़ से मिटाना शामिल था। ये जनता के साथ जीवंत संपर्क बनाने का तरीका था। तो ये वो काम था जो तब किया जाना था जब वो सक्रिय रूप से मार्च या विरोध नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। सीधी लड़ाई तो कभी कभी होती थी, लेकिन ये काम हर रोज हर गांव में चलना था। गांधी का तो मानना था कि ये सविनय अवज्ञा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी ये वो अदृश्य काम था जो बड़े आंदोलनों को ताकत दे रहा था। ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक विकल्प का निर्माण था। एकदम सही कहा आपने। अगर आप एक बीमार मरीज की बड़ी सर्जरी करने वाले हैं तो पहले उसे अंदर से मजबूत करना होगा। रचनात्मक कार्यक्रम वही था, भारतीय समाज को आत्मनिर्भर बनाकर आजादी की बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करना। यही स्वराज की असली बुनियाद थी। इसी बुनियाद से जुड़ा एक प्रतीक है जो आज भी गांधी की पहचान है, चरखा। पहली नजर में तो ये बस सूत काटने का एक पुराना औजार लगता है। इसका इतना गहरा मतलब कैसे बन गया? इसका मतलब बहुत गहरा था और मतलब कई स्तरों पर था। पहला स्तर तो आर्थिक था। मैनचेस्टर की मिलों के खिलाफ। हाँ, चरखा सीधे सीधे मैनचेस्टर और लंकाशायर की मिलों में बने विदेशी कपड़ों पर हमला था, जिसने भारत के घरेलू कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया था। जब गांधी ने हर भारतीय से चरखा चलाने और खादी पहनने को कहा, तो वो असल में करेक्ट थे, अपनी आर्थिक आजादी अपने हाथों में लो। तो ये आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक सीधा संदेश था। लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक असर रहा होगा वो शायद इससे भी बड़ा था। वही इसकी असली ताकत थी। इस सिर्फ की बात नहीं थी, ये रोजाना किया जाने वाला एक अनुशासन था। अच्छा। जब लाखों लोग, चाहे वो बड़े वकील हों या गरीब किसान, हर दिन चरखा चलाते थे, तो वे सिर्फ धागा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की आदतें और आत्मनिर्भरता की मानसिकता बुन रहे थे। वाह, ये सोचने का एक बहुत अलग तरीका है। ये महलों में होने वाली राजनीतिक बहसों के खिलाफ एक खामोश जमीनी क्रांति थी। एक ऐसा काम था जिसमें हर कोई, अमीर, गरीब, औरत, मर्द, पढ़ा लिखा या अनपढ़, बराबर का भागीदार बन सकता था। और आज भी हम इस प्रतीक को बड़े पैमाने पर देखते हैं। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर स्टेनलेस स्टील से बना 27 फुट का विशाल चरखा है। हाँ, मैंने देखा है। और कनॉट लेक्स में पुनर्निर्मीकरण प्लास्टिक कचरे से बना एक और चरखा है। ये दिखाता है कि गांधी का आत्मनिर्भरता का विचार आज स्थिरता और पर्यावरण से जुड़ गया है। मतलब प्रतीक वही है, लेकिन समय के साथ उसका अर्थ और गहरा हो गया है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि गांधी जी समाज को आर्थिक और मानसिक रूप से कैसे मजबूत कर रहे थे, लेकिन उनकी एक और लड़ाई थी जो शायद अंग्रेजों से लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल थी। भारत के समाज के अंदर की लड़ाई, अस्पृश्यता के मुद्दे पर बात करते हैं। ये मुद्दा गांधी के लिए सबसे अहम था। उन्होंने इसे जहर का प्याला कहा था और यहां तक कहा कि अगर हिंदू धर्म अस्पृश्यता की इजाजत देता है तो मैं खुद हिंदू धर्म के खिलाफ विद्रोह कर दूंगा। उस समय के एक जाति हिंदू के लिए ये सोचना और कहना, ये तो एक क्रांतिकारी बात थी। बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी बात थी। कहते हैं कि गांधी जी जो उपदेश देते थे उसे पहले खुद पर लागू करते थे। अस्पृश्यता के मामले में उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए
जो उस समय के समाज को हैरान कर देते। इसके कुछ उदाहरण क्या हैं? उनके जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं। बचपन में अपनी मां की सख्त चेतावनियों के बावजूद उन्होंने ऊका नाम के एक सफाई कर्मचारी को छू लिया था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। अच्छा। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा पर जोर दिया कि वो उनके आश्रम में आए एक अछूत मेहमान का मूत्र पात्र खुद साफ करें, जिस पर घर में बहुत बड़ा विवाद भी हुआ। और वो आश्रम वाला किस्सा भी है ना, जब दानदाताओं ने पैसे देना बंद कर दिया था। हाँ, जब उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और उसमें एक अछूत परिवार को रहने की जगह दी, तो कई अमीर दानदाताओं ने उन्हें पैसा देना बंद कर दिया। आश्रम दिवालिया होने की कगार पर आ गया, लेकिन गांधी अपने फैसले से नहीं हटे। और उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी की शादी भी तो एक ब्राह्मण लड़के से की थी। हाँ, उन्होंने अपनी गोद ली हुई अछूत बेटी लक्ष्मी की शादी एक ब्राह्मण लड़के से करवाई, जो उस समय के लिए अकल्पनीय था। उनका तर्क सीधा था क्या? कि अगर अस्पृश्यता खत्म हो गई तो जाति व्यवस्था का ढांचा अपने आप ढह जाएगा। उनका मानना था कि असली स्वराज तब तक आ ही नहीं सकता जब तक समाज का एक बड़ा हिस्सा दबा हुआ और अपमानित महसूस करे। ये व्यक्तिगत स्तर पर तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या आलोचकों ने ये तर्क नहीं दिया कि ये सब सिर्फ सांकेतिक था और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं के राजनीतिक और कानूनी समाधानों के सामने नाकाफी था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण और वैध आलोचना है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिंदू समाज के अंदर हृदय परिवर्तन का इंतजार करना काफी नहीं है। उन्हें ठोस अधिकारों की जरूरत महसूस होती थी। बिल्कुल, उन्हें दलितों के लिए ठोस राजनीतिक अधिकारों जैसे अलग निर्वाचन क्षेत्रों और कानूनी सुरक्षा की जरूरत थी। गांधी का जोर नैतिक और सामाजिक सुधार पर था, जबकि अंबेडकर का जोर राजनीतिक सशक्तिकरण और संरचनात्मक बदलाव पर था। रास्ते अलग थे पर मंजिल एक थी। जी, मंजिल एक थी। ये भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बहसों में से एक है और ये दिखाती है कि इस जटिल समस्या का कोई एक आसान समाधान नहीं था। इसी सामाजिक बदलाव की कड़ी में महिलाओं की भूमिका क्या थी? क्या वे भी इस क्रांति का हिस्सा थीं? निश्चित रूप से, और शायद गांधी के आंदोलनों की सबसे बड़ी ताकतों में से एक। गांधी का जो अहिंसा का दर्शन था, तो महिलाओं को स्वाभाविक रूप से ज्यादा आकर्षित करता होगा। बिल्कुल, उन्होंने महिलाओं को घर की चारदीवारी से निकालकर राष्ट्रीय आंदोलन के मोर्चे पर खड़ा कर दिया। नमक मार्च के दौरान उन्होंने न केवल हजारों की संख्या में मार्च किया, बल्कि अवैध रूप से नमक बनाया और बेचा। और जेल भी गईं। और जेल गईं। और वे सिर्फ अनुयायी नहीं थीं, वे नेता भी बनी। बिल्कुल, सरोजनी नायडू और अरुणा आसफ अली जैसी महिलाएं राष्ट्रीय स्तर की नेता बनी। सबसे महत्वपूर्ण बात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई। 1942 में? हाँ, 1942 में जब अंग्रेजों ने गांधी समेत कांग्रेस के लगभग सभी पुरुष नेताओं को एक ही रात में गिरफ्तार कर लिया, तो एक पल के लिए लगा कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं हुआ। तब अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने आगे बढ़कर भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर दिया। गांधी ने महिलाओं को संघर्ष में बराबर का भागीदार माना, सिर्फ समर्थक नहीं। तो हमने देखा कि कैसे गांधी जी समाज को अंदर से मजबूत कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इस सामाजिक शक्ति को उन्होंने बड़े राजनीतिक आंदोलनों में कैसे बदला। चलिए 1920 के असहयोग आंदोलन से शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पहला सच्चा जन आंदोलन था। इसका विचार बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली था कि अंग्रेजी राज भारतीयों के सहयोग से ही चलता है। एकदम। अगर भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो ये राज ढह जाएगा। इसके तरीके सीधे थे। सरकारी नौकरियों, अदालतों, स्कूलों और चुनावों का बहिष्कार, विदेशी सामानों का बहिष्कार और उसकी जगह स्वदेशी, खासकर खादी को अपनाना। तो असहयोग ने पहली बार पूरे देश को एक साथ ला खड़ा किया। लेकिन फिर एक दशक बाद 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा के साथ एक और भी बड़ा दांव खेला। इस बार उनका हथियार नमक जैसी छोटी सी चीज थी। ये कैसे काम कर गया? नमक चुनना एक मास्टर स्ट्रोक था। गांधी इस बात को समझते थे कि आजादी जैसे बड़े और अमूर्त विचार से आम आदमी को जोड़ने के लिए एक ठोस रोजमर्रा का मुद्दा चाहिए। और नमक वही मुद्दा था। हाँ, ये कोई बौद्धिक या राजनीतिक मसला नहीं था। ये हर गरीब के घर की रसोई से जुड़ा था। अंग्रेजों ने नमक बनाने और बेचने पर भारी कर लगा रखा था। गांधी ने इसी अन्याय को अपना हथियार बनाया। और इसने ब्रिटिश सरकार को एक अजीब सी दुविधा में डाल दिया। बिल्कुल, गांधी ने उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां वे जीत नहीं सकते थे। अगर वे दांडी मार्च करने वाले निहत्थे लोगों पर क्रूरता से कार्रवाई करते
तो पूरी दुनिया के सामने वे जालिम दिखते। जैसा कि हुआ भी, और अगर वे कुछ ना करते तो उनकी सत्ता कमजोर नजर आती। 24 दिनों के दांडी मार्च ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। जब गांधी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून तोड़ा तो ये पूरे देश के लिए एक इशारा था। और उसके बाद पूरे भारत में लाखों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। जी, 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। इस एक छोटी सी चीज ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। और फिर आया आखिरी और सबसे बड़ा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इसका नारा था करो या मरो। ये अब तक के आंदोलनों से कैसे अलग था? ये हर मायने में अलग था। इसका संदर्भ था दूसरा विश्व युद्ध, जिसमें ब्रिटेन फंसा हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसने युद्ध के बाद अधूरे स्वराज का प्रस्ताव दिया, जिसे भारतीय नेताओं ने ठुकरा दिया। हाँ, और लोगों में जबरदस्त गुस्सा और बेचैनी थी। इसी माहौल में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, जिसका मतलब था या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये गांधी का सबसे उग्र आह्वान था। और जैसा हमने पहले बात की, आंदोलन शुरू होते ही सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। फिर ये चला कैसे? और यही इसकी खासियत थी। ये एक नेतृत्वहीन विकेंद्रीकृत आंदोलन बन गया। आम लोगों ने खुद कमान संभाल लिया। मतलब ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया। बिल्कुल। देश भर में हड़तालें, प्रदर्शन और तोड़फोड़ हुई। ब्रिटिश प्रतिक्रिया बेहद क्रूर थी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया।